नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 33वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो वाक्य विचार, जिसमें हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का क्लास क्रमांक 32वां में ना वाक्य विचार का आप लोगों का थ्योरी क्लास पढ़ाया था। उसके बाद नेक्स्ट में बोला था कि इसी टॉपिक पर आप लोगों का एमसीक्यू सीरीज़ लेकर के आऊँगा बोल करके। तो आप लोगों का ना आज के क्लास में हम लोग ना जितना भी वाक्य विचार का थ्योरी पढ़े हैं ना, उन तमाम वाक्य विचार के थ्योरी क्लास के बाद हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि हम लोगों को कितना याद है, कितना पढ़े हैं, कितना नहीं पढ़े, तमाम चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चल सके। और आज की क्लास में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ट्राई करना है कि मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेने की कोशिश करना है। ठीक है, और आप लोगों को ना जितना से जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा अभी आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेहतर होगा आपके तैयारी के लिए। क्योंकि सभी एग्ज़ाम में बोला जाता है ना कि एग्ज़ाम से एक महीने पहले आप लोगों को अच्छे से ना एमसीक्यू सीरीज़ लगाना है, मतलब आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस करना है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, और मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना है। मैं बार बार आप लोगों से इसी वजह से बोलता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में कोई भी आप लोगों का मदद करने वाला नहीं है। जो आंसर लोगे उसी के आधार पर आप लोगों को नंबर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। वाक्य है, ऑप्शन ए शब्द मात्र, ऑप्शन बी उच्चारण मात्र, ऑप्शन सी विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह, या ऑप्शन डी चिन्ह मात्र। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह करेक्ट हो जाएगा। कैसे, वाक्य है तो वाक्य जो है वो विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह है ना। हम लोगों ने थ्योरी क्लास में भी पढ़ा था ना, जी है, कि वाक्य जो है वो विचारों को, मतलब अपने अंदर में जो वाक्य आता है ना, मतलब अपने अंदर में जो विचार उत्पन्न होता है तो उसको प्रकट करने के लिए जिस शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं जी, वाक्य विचार ही ना कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक दो को ध्यान से पढ़िए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 8। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक दो का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 8 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के हम लोगों ने 8 भेद पढ़ा था ना। और कौन कौन सा 8 भेद होता है? तो सबसे पहला विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, और पांचवा विस्मयादिवाचक, छठवां संदेहवाचक, सातवां इच्छावाचक, और आठवां क्या होता है, संकेतवाचक। तो इस प्रकार से 8 हम लोगों ने वाक्य के भेद को पढ़ा था ना अर्थ के आधार पर। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक दो का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। हिंदी में आधारभूत वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 8। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 8 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, हिंदी में आधारभूत वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में आधारभूत जो वाक्य है वो 8 ही प्रकार के न हो जाते हैं, जी हाँ। प्रश्न क्रमांक दूसरा और प्रश्न क्रमांक तीसरा दोनों के दोनों सेम है, आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसके बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, या ऑप्शन डी 8। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था ना। सबसे पहला कौन होगा, सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। वाक्य के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो आंसर है ना वो व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। क्यों विलोपित करने का वजह ये था, प्रश्न 5 में बोला है वाक्य के कितने भेद हैं, किसके आधार पर, ये तो नहीं बताया है ना। जी हैं, तो इसके वजह से ना व्यापम ने ना ये जो प्रश्न है वो विलोपित कर दिया गया है। क्योंकि संरचना के आधार पर या रचना के आधार पर कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। उसके अलावा अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होता है वो 8 प्रकार होता है। पढ़ाया था ना थ्योरी क्लास में दोनों को आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो आंसर है ना वो विलोपित कर दिया गया है। तो आप लोगों को प्रश्न में ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। रचना के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? ऑप्शन ए कर्म वाक्य, ऑप्शन बी सरल वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य या ऑप्शन डी मिश्र वाक्य। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए कर्म वाक्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रचना के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? तो रचना के आधार पर ना 3 प्रकार के भेद होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था ना। सबसे पहला सरल वाक्य हो जाएगा, दूसरा जो होगा वो मिश्र वाक्य होगा और तीसरा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कर्म वाक्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। वाक्य होता है ऑप्शन ए पदों का समूह, ऑप्शन बी शब्दों का समूह, ऑप्शन सी वर्णों का समूह या ऑप्शन डी अर्थों का समूह। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए पदों का समूह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वाक्य होता है तो वाक्य जो होता है वो पदों का समूह ना होता है। जी हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था ना वाक्य विचार के थ्योरी क्लास में कि वाक्य जो होता है वो पदों का एक समूह होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए शब्दकोश, ऑप्शन बी शब्द भंडार, ऑप्शन सी व्याकरण या ऑप्शन डी वाक्य। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी वाक्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं। तो मनुष्य के जो विचार होते हैं अंदर में ना उसको प्रकट करने के लिए, उसको बताने के लिए जो पद समूह का उपयोग किया जाता है उसे वाक्य कहते हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है और मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लास में भी पढ़ाया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। ये जो आप लोगों का टॉपिक है ना उसमें कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, इसी प्रकार की सिंपल प्रश्न आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को अब ध्यान से पढ़िए। किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? ऑप्शन ए पदबंध, ऑप्शन बी पदतल, ऑप्शन सी पदरूप या ऑप्शन डी पदत्राण। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए पदबंध करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो किसी वाक्य के अंश को पदबंध ही ना कहेंगे। जी हाँ, मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था ना कि पदबंध जो होता है वो क्या है बोल करके। मान के चलो आप लोगों को एक वाक्य दे दिया गया, उस वाक्य में ना कुछ अंश में, कुछ हिस्सा में जो शब्द रहेगा उसको क्या बोलेंगे? पदबंध ही ना बोलेंगे। जी हाँ, जो अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होगा, मतलब पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करेगा, लेकिन ना किसी शब्द के साथ जब जुड़ेगा तो वो पूरी तरह से उसका अर्थ प्रदान करेगा, तो वो क्या कहलाता है? पदबंध ही ना कहलाएगा। जी, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। वाक्य के मुख्य कितने अंग होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 5। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 2। कैसे? वाक्य के मुख्य कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के मुख्य 2 ही ना अंग होते हैं जी, मुख्य बोला है। वाक्य के मुख्य जो 2 अंग होगा वो कौन कौन सा होगा? सबसे पहला अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होगा, दूसरा रचना या संरचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कितना प्रकार होता है? वाक्य के अर्थ के आधार पर जो वाक्य के जो प्रकार होंगे वो 8 प्रकार होंगे। उसके अलावा रचना या संरचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होंगे वो 3 होंगे। मैंने आप लोगों को बताया था ना। और ये 3 कौन कौन सा होगा? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और 8 प्रकार इसमें अलग से और होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी 2 करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चाहो तो नोट करके छोटा सा रख लेना, बाद में आप लोगों का बहुत हेल्प करेगा, भूल जाते हैं हम लोग अधिकतर इसमें। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को अब ध्यान से पढ़िए। वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है? ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी शब्द या ऑप्शन डी पद। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी पद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है? तो वाक्य की जो न्यूनतम इकाई है ना वो ऑप्शन नंबर डी पद करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो ना जी, वाक्य की सबसे न्यूनतम इकाई बोला है। आप लोगों को मान के चलो कोई वाक्य दे दिया गया 1 लाइन का और उसका पूछा जाएगा कि न्यूनतम इकाई, सबसे छोटा इकाई क्या होगा? तो वो पद ही ना हो जाएगा जी, जो एक शब्द आ जाएगा वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर रहा होगा वो ऑप्शन नंबर डी पद करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। जीवन में वाक्य का महत्व है। ऑप्शन ए अपनी विद्वता का परिचय देने के लिए, ऑप्शन बी अन्य से अपने को अलग करने के लिए, ऑप्शन सी अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। सबसे ज़्यादा इजी है ये वाला प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जीवन में वाक्य का महत्व है। तो जीवन में जो वाक्य है उसका जो महत्व होगा वो अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए है ना करते हैं जी। मतलब अपने अंदर में जो भाव जो जो बोलना होता है, जो छुपा हुआ होता है उसे व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए ना वाक्य का प्रयोग करते हैं माध्यम से हम लोग। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। वाक्य में पद क्रम का सबसे साधारण नियम है। ऑप्शन ए पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, ऑप्शन बी पहले कर्म फिर क्रिया फिर कर्ता, ऑप्शन सी पहले क्रिया फिर कर्म फिर कर्ता या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वाक्य में पद क्रम का सबसे साधारण नियम है। तो किसी भी वाक्य में पद क्रम का सबसे साधारण जो नियम होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। हिंदी में यही ना पढ़ा जाता है जी, सबसे पहले कर्ता आता है, फिर प्लस करके फिर कर्म आएगा, फिर उसके बाद प्लस करके फिर क्रिया आ जाएगा। आप लोगों का कर्ता कर्म क्रिया आ जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश में जस्ट इसके उल्टा होता है ना, आप लोगों को पता होगा उसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। वाक्य में निश्चित क्रम के अनुसार पदों का प्रयोग कहलाता है। ऑप्शन ए पद समूह, ऑप्शन बी वाक्य, ऑप्शन सी पद क्रम या ऑप्शन डी पदबंध। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी पद क्रम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वाक्य में निश्चित क्रम के अनुसार पदों का प्रयोग कहलाता है। तो वाक्य में निश्चित क्रम के अनुसार जो पदों का प्रयोग होगा ना वो पद क्रम कहलाएगा। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। काल बोधक वाक्य में बोध होता है। ऑप्शन ए घड़ी, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी मृत्यु का या ऑप्शन डी स्थान का। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी समय का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कालबोधक वाक्य में बोध होता है, तो कालबोधक जो वाक्य है उसमें समय का ही ना बोध हो जाएगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। वाक्य का आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए सार्थकता, ऑप्शन बी योग्यता, ऑप्शन सी उद्देश्य या ऑप्शन डी पदक्रम। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना उसको व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। ये जो क्वेश्चन है वो क्यों? क्योंकि सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 16 को पढ़िए। वाक्य का आवश्यक तत्व नहीं है, तो आवश्यक तत्व नहीं है इसमें बोला है ना, लेकिन इसमें सारे के सारे जो वाक्य है ना, मतलब जो सारे ऑप्शन दिए हैं वो सारे के सारे आवश्यक तत्व है। क्या? तो वाक्य के जो आवश्यक तत्व होते हैं वो सार्थकता भी होता है, योग्यता भी होता है, उद्देश्य भी होता है, पदक्रम भी होता है। और इसमें आवश्यक तत्व नहीं है बोला तो इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है जी, जिसके वजह से ना व्यापम ने इसको विलोपित कर दिया गया है। और आप लोगों को जब पता चले ना कि कोई भी अगर प्रश्न दिया है उसका आंसर नहीं दिया गया है, तो आप लोगों को फिर भी कोई ना कोई ऑप्शन टिक मारना है। वजह ये है, अगर आप लोगों को बोनस मार्क्स देंगे ना तो जो लोग इसका आंसर दिए होंगे उसी को दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को अगर इस प्रकार के प्रश्न में डाउट होना तो कोई ना कोई आंसर को जरूर लेना है। और वैसे भी आप लोगों का माइनस मार्किंग तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। वाक्य के गुण की श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन ए आकांक्षा, ऑप्शन बी योग्यता, ऑप्शन सी सन्निधि आसक्ति या ऑप्शन डी उद्देश्य। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सन्निधि आसक्ति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उद्देश्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वाक्य के गुण की श्रेणी में नहीं है, तो वाक्य के जो गुण की श्रेणी में नहीं है ना वो उद्देश्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, वाक्य के जो गुण की श्रेणी होता है ना वो 6 प्रकार के वाक्य के गुण होता है। क्या? तो 6 प्रकार के वाक्य के मुख्य गुण होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और कौन कौन सा? तो सबसे पहले योग्यता, दूसरा सार्थकता, तीसरा आकांक्षा, चौथा अन्वय और पांचवा पदक्रम और छठवां आसक्ति होता है। ठीक है, तो ये छयों को चाहो तो आप लोग नोट करके रख सकते हो, अदरवाइज आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी उद्देश्य करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं। ऑप्शन ए विधेय, ऑप्शन बी प्रविशेषण, ऑप्शन सी उद्देश्य या ऑप्शन डी पद विन्यास। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को कहते हैं। मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लास में बताया था ना कि जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य ही ना कहते हैं। जी हाँ, आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया था ना। उसके अलावा जिस विषय के बारे में बात किया जाएगा ना, जिस कार्य के होने का, जिस क्रिया के होने का पता चलेगा उसे विधेय कहते हैं। आप लोगों को बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। वाक्य के उस अंग को जिसके बारे में वाक्य के शेषांश में कुछ कहा गया हो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उद्देश्य, ऑप्शन बी विधेय, ऑप्शन सी अन्विति या ऑप्शन डी आकांक्षा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वाक्य के उस अंग को जिसके बारे में वाक्य में शेषांक में कुछ कहा गया हो क्या कहते हैं? शेषांक का मतलब ये होता है कि शुरुआत में जो कहते हैं ना संज्ञा के बारे में, तो उसे क्या कहते हैं ये बोला है, तो इसको उद्देश्य ही ना कहेंगे। जी हाँ, और आप लोगों को इस प्रकार से पहचानना था कि जिसके बारे में वाक्य के शेषांक में कुछ कहा गया हो, शेषांक को छोड़ देते ना, तो जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा गया हो
तो जिसके बारे में अगर कोई वाक्य में कहा गया है उसको क्या बोलते हैं, उद्देश्य कहते हैं। थ्योरी में बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। पदबंध किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जब एक से अधिक पद एक में बंधे हो। ऑप्शन बी कर्म एवं कर्ता के प्रयोग को। ऑप्शन सी संज्ञा और विशेषण के प्रयोग को। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जब एक से अधिक पद एक में बंधे हो उसे क्या कहेंगे, पदबंध कहेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा जब आप लोगों को थ्योरी पढ़ाया था तो पदबंध को समझाया था ना आप लोगों को कि जब एक से अधिक पद एक साथ बंधे होते हैं, मतलब एक साथ होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, पदबंध ही ना बोलते हैं, बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू क्लास लेकर आऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए एक दिन में 3 से 4 क्लास लेकर के आऊँ, ताकि आप लोगों का सिलेबस जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से हो, ठीक है। चलिए इसी उम्मीद के साथ आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।